जय हिंद सभी को। स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे दो लाइनें कहना चाहूँगा। वो लाइन इस प्रकार हैं, जो संघर्षों से कभी परिचित नहीं हुआ, जो संघर्षों से कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। सब्र रख थोड़ा, सब्र रख थोड़ा, इम्तिहान अभी बाकी है, सब्र रख थोड़ा, इम्तिहान अभी बाकी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है। तो स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को। जैसा कि हम लोग वैदिक काल को पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक काल को जानेंगे। फिलहाल आज की क्लास में उत्तर वैदिक काल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे वैदिक काल के खष्ट दर्शन के बारे में। खष्ट का मतलब 6, तो वैदिक काल के जो 6 प्रमुख दर्शन हैं तो उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो पहला दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। जो ये सांख्य दर्शन है ये कपिल के द्वारा लिखा गया है। सांख्य दर्शन कपिल, व्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि। इस दर्शन से आप लोग तो भली भांति परिचित होंगे। इसमें योग के बारे में बात करी गई है। वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वादरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। जो गौतम बुद्ध के जो ज़्यादातर उपदेश मिले हैं तो वो सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये 6 दर्शन हैं, आप लोग इनको एज इट इज़ याद कर लीजिए। ये याद करने की चीज़ें हैं। आपसे पूछेगा योग दर्शन के प्रणेता कौन है या ये योग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो आप सीधे ऑप्शन में टिक करेंगे पतंजलि। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल, देखिए ये था आपका वैदिक काल। वैदिक काल, इसकी अवधि थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसको 2 भागों में हमने बांटा। ऋग वैदिक काल, इसको बांटा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसको बांटा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हमने बांटा 1000 से 600 ईसा पूर्व। हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल को पढ़ ली, ऋग वैदिक काल को पढ़ लिया है। तो देखिए, जो ऋग वैदिक काल था तो इसकी जो भी जानकारियां हैं वो हमें ऋग्वेद से मिलती हैं। इसकी जो भी जानकारियां हैं वो ऋग्वेद से मिलती हैं, ऋग्वेद से मिलती हैं। और इसकी ज़्यादातर जो जानकारियां हैं वो अनुमान के आधार पर हैं। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो हुई थी आपकी ये 1000 ईसा पूर्व है। तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी तो वो इन्हीं के बीच में हुई थी। कई सारे अनुमान हैं लेकिन इसके बीच की तिथि है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जो उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी है वो हमें मिलती है सामवेद से। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। देखिए, सामवेद हो या यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल है इसकी ज़्यादातर जानकारियां हमने पिछले वीडियोस में बता दी हैं। जैसे कि सामवेद के बारे में बता दिया कि इसमें संगीत की चर्चा करी गई है, और इसके बाद यजुर्वेद के बारे में बता दिया गया है कि इसमें कर्मकांड के बारे में जानकारी है, युद्ध के बारे में जानकारी है। जो अथर्ववेद है इसमें वशीकरण, जादू टोना की जानकारी है। और जो हमारे उपनिषद हैं इनके बारे में कि इनकी संख्या 108 है। आरण्यक ऐसी पुस्तकें जिनका जो जंगल में रची गई हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों आरण्यक नहीं है, केवल ये ऋग्वेद आरण्यक के अंतर्गत आता है। नहीं सॉरी, आरण्यक के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है, लेकिन अथर्ववेद आरण्यक के बाद में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारी जानकारी जो हमारे उत्तर वैदिक काल के जो साक्ष्य हैं, जानकारी है, वो इन्हीं ग्रंथों से मिलती है। तो ये अब हमारी इतनी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो जैसे कि हमने बताया था जो आर्य थे वो आए थे मध्य एशिया से भारत में आए थे। कहाँ पर आए थे? वो आर्य जो थे
आर्य मध्य एशिया से, मध्य एशिया से हमारे आए थे भारत में। अभी उतना अच्छा बनता नहीं है नक्शा, लेकिन फिलहाल कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी बनाना सीख जाएं। तो आर्य हमारे मध्य एशिया से इंडिया में आए, भारत में आए। ये भारत में कहाँ आए थे? ये भारत में आए थे सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य हमारे भारत में आए थे सप्त। इसके बाद क्या किया इन्होंने? भारत में आक्रमण कर दिया, भारत में आक्रमण कर दिया। तो आर्यों का जो एक कबीला था, जो आर्यों का कबीला था उसका नाम था भरत, उसका नाम था भरत। तो इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर ये राज्य करने लगे और ये स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे। जैसा कि आर्य शब्द का जो संस्कृत में अर्थ है, जो संस्कृत में मतलब वो है श्रेष्ठ और उत्कृष्ट। और इसके बाद आर्य अपने को ऊंची जाति का समझते थे। तो क्या हुआ कि ये आर्यों के एक कबीला था भरत, एक कबीला था पुरु। अब इन दोनों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। इन दोनों लोगों ने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और वहाँ पर राज करने लगे और वहाँ पर अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई, जो कि मेरठ जिले में, मेरठ जिले में। और ये इसके बाद यही हस्तिनापुर है, जहाँ पर जो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कुरुक्षेत्र था। तो ये वही वाला क्षेत्र है और ये वही भरत हैं ये भरत वही वंश है जिनके आधार पर ये अपने देश का नाम भारत पड़ा। तो इतनी ये जानकारी थी जो बतानी जरूरी थी। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं, उत्तर वैदिक काल को और अच्छे से समझते हैं। उत्तर वैदिक काल को और अच्छे से समझने के लिए देखिए, जो वैदिक काल का जो समाज था, ऋग्वैदिक काल का समाज था, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो हमारा 4 भागों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हमने बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल था तो जो इसमें 4 वर्ण थे, मतलब समाज, वर्ण का मतलब समाज, जो 4 वर्ण थे वो व्यवसाय के आधार पर विभाजित होते थे। मतलब कि यदि आप ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं, आपके माता पिता ब्राह्मण हैं और आप युद्ध वगैरह करते हैं, तो आप फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे क्षत्रिय। और यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं और काम करते हैं व्यापार वाला, तो आप कहलाएंगे वैश्य। तो इस प्रकार से जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें वर्णों का जो विभाजन था वो जन्म के आधार पर न होकर वो आपके काम के आधार पर था, व्यवसाय के आधार पर था। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। धीरे धीरे समाज बदलता गया और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत हो गई। वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई। वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई, जो अभी भी चल रही है। यदि आप ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे। तो ये उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हो गई। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर शूद्रों के ऊपर काफ़ी कुछ अत्याचार होना शुरू हो गया था। इनको वेद वगैरह पढ़ना अलाउ नहीं था, यहाँ तक कि वेद ये सुन भी नहीं सकते थे। और क्या था कि अब धीरे धीरे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ उत्तर वैदिक काल में कुछ संस्कारों की बात की गई है कि हिंदू धर्म में कुछ संस्कार थे। हिंदू धर्म के संस्कार, तो देखिए जो संस्कार हैं, तो हिंदू धर्म के आप लोगों को पता होगा 16 संस्कार हैं, जिसमें कि पहला संस्कार है गर्भाधारण, अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। तो हमने संस्कार से रिलेटेड एक 5 मिनट का अलग वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। और इसी बात पर बात कर लेते हैं विवाह की। मतलब उस समय जो विवाह थे मनुस्मृति के अनुसार
हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें पुरुष की आयु 25 वर्ष थी और लड़की की आयु मतलब महिला की आयु 12 वर्ष थी। विवाह से भी रिलेटेड एक 4-5 मिनट का वीडियो हमने अलग से बना दिया है, तो ये आप लोग वहाँ से पढ़ लेना। तो ये हमारे हिंदू धर्म के संस्कार और विवाह की जानकारी हो गई। अब हमारा बचता है जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी। देखिए जो ऋग्वैदिक काल था तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी तो वो मुख्यतः पशु मतलब वो पशु से रिलेटेड थी। मतलब लोग पशु पालते थे और मतलब पशुचारण करते थे, यही है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है यहाँ पर अर्थव्यवस्था पशुओं के साथ साथ प्लस कृषि में आ गई। यहाँ पर कृषि का ज़्यादा विकास हुआ है। कृषि का ज़्यादा यहाँ पर क्या था, कृषि में जौ की खेती करते थे। यहाँ पर जौ, गेहूँ, चावल ये चीज़ें आ गई, तो यहाँ पर कृषि का ज़्यादा विकास हुआ। और उत्तर वैदिक काल में बताया गया है कि जो खेत जोते जाते थे, जो हल होता था तो वो हल लकड़ी का बना हुआ होता था। क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हल था वो लकड़ी का बना होता था। तो ये हमारी थी कृषि वाली व्यवस्था। और इसके बाद क्या था कि जैसे हमने आपको बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल में समिति होती थी, एक होती थी सभा, एक होती थी समिति, एक होती थी विदत, एक होती थी विदत। इसकी चर्चा 8 बार, इसकी चर्चा 9 बार, इसकी चर्चा 122 बार। तो क्या था, स्त्रियों को इसमें भाग लेना और इसमें भाग लेना अलाउ था। लेकिन धीरे धीरे आते आते उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा में भाग लेना बंद कर दिया गया और यही मतलब धीरे धीरे कुरीतियाँ बढ़ने लगी थी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे कुरीतियाँ बढ़ने लगी थी। और अब बात कर लेते हैं, अब हमारा उत्तर वैदिक काल की लगभग सभी चीज़ें समाप्त हो गई, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में हमें वेदों को पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग वेद पहले ही पढ़ चुके हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। तो आप लोग पिछली क्लास से रिवीजन एक बार कर सकते हैं। आई थिंक उत्तर वैदिक काल हमारा समाप्त हो जाता है और जो कुछ था हमने बता दिया। और देखिए प्रमुख चीज़ें जो वैदिक काल से रिलेटेड हैं वो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वैदिक काल से रिलेटेड क्या है कि देखिए, हाँ, जो वैदिक काल जो आर्य जब भारत में आ गए तो जो भारत का आर्यीकरण था, तो दक्षिण भारत का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया। तो दक्षिण भारत का जो आर्यीकरण था वो किया था अगस्त ने, ऋषि अगस्त ने किया था। और जो उत्तर भारत का आर्यीकरण था वो राजा विदेह के पुरोहित, राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया। उत्तर भारत का आर्यीकरण राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़ ने किया। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा बताया जाता है कि जो गौतम राहुगढ़ थे तो ये आर्यीकरण उत्तर भारत का जब कर रहे थे तो जो ये अपना बिहार है, तो बिहार की राजधानी जो पटना, इसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे। तो जो पाटलिपुत्र था तो वहाँ पर एक नदी है गंडक, तो उस नदी को पार करके ये उस तरफ नहीं जा पाए थे, इसलिए पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहते हैं। मतलब कि वहाँ का आर्यीकरण नहीं हो पाया था इसलिए। और वहाँ की जो गंगा नदी है उसका पानी भी मतलब अशुद्ध माना जाता है। तो पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। और उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम राहुगढ़ ने किया था, दक्षिण भारत का आर्यीकरण राजा अगस्त ने किया था। और वैदिक काल में राजा जो कर वसूलता था, टैक्स जो वसूलता था, उसे बलि कहते थे। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसके बाद क्या कहते हैं कि आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। आई होप आपको उत्तर वैदिक काल भी समझ में आ गया होगा। तो जो कुछ भी चीज़ें छूट जाएंगे उनको आगे की वीडियो में कवर करा लेंगे। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।